हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस गैलोर में आपका हार्दिक स्वागत है। सो गाइस, आज डे 16 है हमारी रीजनिंग की सीरीज का, जो थी कंप्लीट रीजनिंग इन 30 डेज। और इसमें हम पढ़ेंगे कंप्लीट रीजनिंग इन वन वीडियो, यानी कि रीजनिंग के जो भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है एसबीआई क्लर्क के लिए, जिसका कि एग्जामिनेशन या तो जून में होगा प्रीलिम्स या जुलाई में होगा, तो उसका जो रीजनिंग का पेपर आता है 35 मार्क्स का, तो उसमें जो भी टॉपिक्स आ सकते हैं हम उनके आज कॉन्सेप्ट इसमें समझने की कोशिश करेंगे। गाइस, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी डिले के। ये एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। अब अगर ब्लड रिलेशन की बात हो रही है, यानी कि खूनी रिश्ते की बात हो रही है, रक्त संबंध की बात हो रही है, तो आपको यहाँ मेल मिलेगा, फीमेल मिलेगा, मैरिड कपल मिलेंगे, या फिर ब्रदर और सिस्टर मिलेंगे, या ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर, या ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर मिलेगी। अब देखिए, मेल है, मेल को मैं डिनोट करता हूं ट्राइंगल के साथ, ट्राइंगल से। फीमेल को मैं डिनोट करता हूं सर्कल से। अगर मैरिड कपल है तो मैं उनको डिनोट करता हूं डबल लाइन से, यानी कि कुछ इस तरीके से। अगर ब्रदर सिस्टर है तो उसको केवल सिंगल लाइन से डिनोट करता हूं। अगर ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड पेरेंट्स है तो उसको मैं डिनोट करता हूं, जैसे ये दोनों हैं, इनका कोई बेटा है तो उनके जस्ट नीचे मैं उनको बना देता हूं, जो भी बेटा है या बेटी है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, जिससे आपको और भी अच्छी तरीके से ये समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एस इज अ सिस्टर ऑफ बी। जो एस है वो सिस्टर है किसकी? बी की। के इज द ब्रदर ऑफ बी। जो के है वो ब्रदर है किसके? बी के। अगर के ब्रदर है बी के, यानी कि के एस के भी ब्रदर होंगे, ये तो यहां पर आ जाएगा। अगला क्या बोल रहा है? अब आगे है, सॉरी, के ब्रदर है, वेट फॉर मिनट, के इज द ब्रदर ऑफ बी। अब के ब्रदर है, ठीक है यहां तक। अगर के ब्रदर है बी के तो वो एस के भी ब्रदर होंगे। के इज द सन ऑफ एल। अगर के सन है किसके? एल के, यानी कि बी उनके सन या डॉटर होंगे और एस एल की डॉटर होगी। एल इज मैरिड टू बाई। अगर एल की शादी किसके साथ हुई है? बाई के साथ, तो एल और बाई एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, एक दूसरे के या हस्बैंड होंगे या वाइफ होंगे, और इन तीनों के वो पेरेंट होंगे, या तो मदर होंगे या फादर होंगे। वाई इज द डॉटर ऑफ जे। अगर वाई डॉटर है किसकी? जे की, तो एल कौन हो जाएंगे? सन इन लॉ हो जाएंगे, यानी कि एल जो है बाई के हस्बैंड हो जाएंगे, और एस बी के एल कौन हो जाएंगे? फादर। आगे क्या कह रहा है? वाई हैज ओनली वन सिस्टर। अगर वाई की केवल एक ही बेटी है जो कि एस है, तो बी कौन हो जाएगी? वाई के बी हो जाएंगे वाई के सन। जे इज मैरिड टू सी। जे की शादी किसके साथ हुई है? जे की शादी सी के साथ हुई है। के इज ब्रदर ऑफ डी। के इज ब्रदर ऑफ डी। अगर के डी का ब्रदर है तो डी भी तो के का ब्रदर ही होगा, क्योंकि बाई के तो केवल एक ही बेटी है, तो वो एस बी और के ब्रदर होंगे कौन? डी। डी इज मैरिड टू टी। डी की शादी किसके साथ हुई है? टी के साथ हुई है, यानी कि टी उसकी वाइफ होगी। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं ये देख लेते हैं। इफ पी इज अ ब्रदर ऑफ सी। अगर पी ब्रदर है किसके? सी के, देन हाउ इज जे रिलेटेड टू पी। जे की रिलेशन आपको बतानी है पी के साथ, तो भैया बिल्कुल आप नहीं बता सकते, क्योंकि ये तो कैन नॉट डिटरमाइंड होगा। अगर इन दोनों में से किसी एक का जेंडर पता होता तो हमें पता चलता कि पी जो है उसकी रिलेशन जे के साथ क्या होगी। या तो जे ब्रदर इन लॉ होगा या सिस्टर इन लॉ होगा। अगर सी मेल है, अगर सी मेल है तो जे पी के साथ कैसे रिलेट करेगा? सिस्टर इन लॉ होगी जे। अगर सी फीमेल है तो जे कौन हो जाएगा? ब्रदर इन लॉ हो जाएगा। तो ये डिटरमाइन हम नहीं कर सकते जब तक कि हमको जे और सी का जेंडर नहीं पता चलता। आगे देखते हैं। हाउ इज टी रिलेटेड टू एस। टी की रिलेशन हमें बतानी है एस के साथ। एस के भाई की पत्नी है टी, तो टी एस की कौन लगेगी? सिस्टर इन लॉ या भाभी? चलिए आगे देखते हैं। इफ जेड इज द डॉटर ऑफ टी। अगर जेड डॉटर है टी की, अगर जेड डॉटर है टी की, यानी कि वो डी की भी डॉटर होगी डी की, देन हाउ इज बी रिलेटेड टू जेड। तो आपको बतानी है बी की रिलेशन जेड के साथ। अब बी के भाई की बेटी है जेड, यानी कि जेड की रिलेशन बी के साथ क्या होगी? बी जेड के अंकल होंगे। और वही पूछा जाता जेड की रिलेशन बी के साथ, तो जेड नीस होती किसकी? बी की। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। कैन नॉट डिटरमाइन सिस्टर इन लॉ एंड अंकल। कैन नॉट डिटरमाइन सिस्टर इन लॉ एंड अंकल। अब ये इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस हैं जिनको आप एग्जामिनेशन में मिनिमम टाइम 30 सेकंड में बना सकते हैं एंड मैक्सिमम टाइम 1 मिनट में बना सकते हैं, अगर जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है
उसे आप फॉलो करते हैं। अब इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। इसमें 5 साइन दिए होंगे, या तो ग्रेटर होगा, लेस होगा, या ग्रेटर देन इक्वल होगा, लेस देन इक्वल होगा, या इक्वल्स टू होगा। अब ये जिस साइड से गेट ओपन होता है, इस साइड से कोई भी जा सकता है, इस सिंबल में इस साइड से कोई भी जा सकता है। अगर ग्रेटर देन इक्वल है तो इस साइड से कोई भी जा सकता है। जिस साइड से माउथ ओपन है उस साइड से कोई भी जा सकता है। अगर इक्वल टू की बात करूं तो दोनों साइड से कोई भी आ जा सकता है, लेकिन पूरी जर्नी में यही सिंबल होना मस्ट है। अब अगर मैं बात करूं ऊपर के दोनों सिंबल की, ग्रेटर देन और लेस देन, तो जिस साइड माउथ ओपन है उस साइड से कोई आ जा सकता है, लेकिन अगर इस साइड से कोई आना जाना चाहे, जिस साइड से माउथ बंद है उस साइड से नहीं आ सकता। सेम लेस देन इक्वल, लेस देन में भी इस अपोजिट साइड से कोई नहीं जा सकता। और पूरी जर्नी में अगर ये सिंबल दिया हुआ है तो पूरी जर्नी में कम से कम एक जगह ऐसी होनी चाहिए जहां पर नीचे इक्वल्स टू का साइन ना हो, मतलब ग्रेटर देन इक्वल ना हो, लेस देन इक्वल ना हो। अब अगर ये कोरोना का टाइम चल रहा है तो आप इसको सैनिटाइजर मान लीजिए, यानी ये पूरी जर्नी में एक जगह ऐसी होनी चाहिए जहां पर सैनिटाइजर ना हो। अगर ये दोनों साइन दिए हुए हैं, ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल, तो जिस साइड से गेट ओपन है उस साइड से कोई आ जा सकता है, लेकिन अगर गेट जो बंद है उस साइड से कोई आ रहा है तो वहां से नहीं जा सकता। और इस कंडीशन में पूरी जर्नी में हर दरवाजे पर आपको सैनिटाइजर होना चाहिए, आपको सैनिटाइजर होना कंपलसरी है, तभी आपकी जो कंक्लूजन है वो फॉलो करेगी। वही जो ये ग्रेटर देन और लेस देन के साइन थे, इसमें क्या था, पूरी जर्नी में एक दरवाजा ऐसा होना चाहिए जहां पर सैनिटाइजर ना हो, तो भी आपका कंक्लूजन फॉलो कर जाएगा। अब इसको क्वेश्चन को बनाते हैं। ईदर और का केस भी मैं आपको इसी में बताता हूं। देखिए कंक्लूजन क्या है, जे को टी के घर जाना है, तो जे एम के घर गया और एम टी के घर गया। अगर जे एम के घर गया, गेट ओपन था, एम टी के घर गया, गेट ओपन था, और पूरी जर्नी में कहीं भी सैनिटाइजर नहीं था, और उसकी जरूरत भी नहीं थी क्योंकि कंक्लूजन में सैनिटाइजर की जरूरत नहीं थी, सॉरी, तो ये कंक्लूजन फॉलो कर गया। आगे क्या बोल रहा है, जेड को जे के घर जाना है। अब जेड को जे के घर जाना है, ये देख लेते हैं, जेड टी के घर गया, लेकिन टी आगे जा ही नहीं पाएगा, तो ये कंक्लूजन गलत हो गया। तो आंसर क्या हो गया आपका, ओनली कंक्लूजन 1 विल फॉलो। आगे देखते हैं, अब ये स्टेटमेंट दिया, ये कंक्लूजन दिया, एफ को के घर जाना है, एफ को के घर जाना है, यानी कि एफ एल के घर गया और एल के घर गया, लेकिन पूरी जर्नी में हर दरवाजे पर इक्वल्स टू का साइन होना चाहिए था, वो नहीं है, तो ये कंक्लूजन गलत हो गया। अब ये कंक्लूजन गलत क्यों हुआ ये भी मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। देखिए एफ जो है ग्रेटर देन इक्वल है एल, यानी कि एफ एल के बराबर है या उससे बड़ा है, और एल बराबर है किसके, के। इट मींस एफ इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू के। अगर f इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू के है तो ये तो डेफिनेटली कंफर्म है कि f के बराबर है, इसके चांसेस 50-50 हो जाएंगे, तो ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा। आगे क्या बोल रहा है, f को के घर जाना है। अब f को के घर जाना है तो f l के घर गया और l के घर गया, लेकिन पूरी जर्नी में एक दरवाजा ऐसा होना चाहिए था जहां सैनिटाइजर नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो पूरी जर्नी में सैनिटाइजर ही सैनिटाइजर है हर जगह, तो ये कंक्लूजन भी गलत हो गया। अब यहाँ पर ईदर का केस कैसे लगेगा ये बताता हूँ आपको। देखिए ईदर का केस केवल तभी लग सकता है, ईदर का केस केवल तभी लग सकता है जब दोनों जो सिंबल दिए हुए हैं, दोनों जो सिंबल दिए हुए हैं वो डिफरेंट हो, और दोनों जो अल्फाबेट हैं वो सेम हो और सेम जगह हो। देखिए जैसे एफ यहां पर, तो एफ ही यहां होना चाहिए। अगर उल्टा दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, तो आप पहले इस अल्फाबेट को चेंज करके सेम प्लेस पर लेके आइए, यानी कि एफ को एफ के नीचे और के को के नीचे ही लेके आइए। और तीसरी कंडीशन क्या होती है कि दोनों के दोनों कंक्लूजन क्या होने चाहिए, गलत होने चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो करती हैं तो वो केस क्या हो जाएगा, ईदर और ये तीनों कंडीशन यहाँ पर फॉलो कर रही है तो ईदर और का केस हो गया। या तो कंक्लूजन पहला फॉलो करेगा या कंक्लूजन सेकंड फॉलो करेगा। आगे देखते हैं, जी को जेड के घर जाना है। अब जी को जेड के घर जाना है, जी क्यू के घर गया, क्यू आर के घर गया, और आर कहीं जा सकता है, नहीं जा सकता, लेकिन क्यू जेड के घर जा सकता है। देखिए जी क्यू के घर गया और क्यू जेड के घर गया, और पूरी जर्नी में हर दरवाजे पर सैनिटाइजर होना कंपलसरी है, और पूरी जर्नी में हर दरवाजे पर सैनिटाइजर है, तो ये कंक्लूजन फॉलो कर गया। आगे देखते हैं, सी को आर के घर जाना है, सी यहां से तो जा नहीं पाएगा और कहीं सी है, देखिए सी जी के घर गया, जी क्यू के घर गया और क्यू आर के घर गया, और पूरी जर्नी में हर दरवाजे पर सैनिटाइजर होना चाहिए, और पूरी जर्नी पर हर दरवाजे पर सैनिटाइजर है, यानी कि ये कंक्लूजन फॉलो कर गया। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा आपका, बोथ कंक्लूजन 1 एंड सेकंड विल फॉलो। आगे क्या दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट है, कंक्लूजन क्या है, ई को सी के घर जाना है, ई
को सी के घर जाना है, लेकिन ई तो अपने घर से यहां से निकल ही नहीं पाएगा क्योंकि ई केवल एफ के घर जा सकता है और एफ तो कहीं भी नहीं जा सकता, यानी कि ये कंक्लूजन आपका गलत हो गया। अब अगला क्या है, एफ को बी के घर जाना है, एफ को बी के घर जाना है, लेकिन एफ अपने घर से ही नहीं निकल पाएगा क्योंकि ई की मम्मी ने तो दरवाजा बंद कर रखा है, तो ये वाला कंक्लूजन भी गलत हो गया, यानी कि नीदर कंक्लूजन वन नॉर सेकंड विल फॉलो। तो आंसर चेक कर लेते हैं, ओनली वन, ईदर, बोथ, नीदर, ओनली वन, ईदर, ओनली वन, नीदर। ये ओनली वन क्यों दिया हुआ है ये देख लेते हैं एक बार। देखिए जी को जेड के घर जाना है, जी को जेड के घर जाना है, जी क्यू के घर गया और क्यू जेड के घर गया, कंक्लूजन फॉलो कर गया, सैनिटाइजर होना था, सैनिटाइजर है। अब सी को आर के घर जाना है, सी को आर के घर जाना है, सी जी के घर गया, जी क्यू के घर गया और क्यू आर के घर गया, तो ये भी फॉलो कर गया। गाइज यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, ये जो थर्ड आंसर है ये आपका बोथ होगा, बोथ कंक्लूजन वन एंड सेकंड विल फॉलो। चलिए अब ये अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज का क्वेश्चन है जो कि एग्जामिनेशन में आता है और इसको करने में भी मैक्सिमम आपको 1 से 1.5 मिनट की जरूरत होगी अगर ये 5 क्वेश्चन आते हैं तो। अब देखिए करते हैं, हाउ मेनी सच सिंबल आर देयर in the above arrangement, each of which is immediately preceded by a vowel and immediately followed by a number. It means जो सिंबल है हमें ऐसे सिंबल पता करने हैं जिनसे जस्ट पहले क्या हो, वॉवल हो और उनके जस्ट बाद क्या हो, नंबर हो। अब अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको पहले ये देखना होगा कि आप वॉवल को इजीली फाइंड कर सकते हैं, सिंबल को इजीली फाइंड कर सकते हैं या फिर नंबर को इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब अगर आप वॉवल को देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि कॉन्सोनेंट के साथ कंफ्यूज ना हो जाए। वैसे वॉवल होते तो केवल 5 ही हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, लेकिन अगर मैं इसमें सिंबल से स्टार्ट करूं, ऐसे सिंबल देख लूं जिनसे बाद में नंबर हो और उनसे पहले क्या हो, वॉवल हो, तो भी हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सीधे नंबर से स्टार्ट करते हैं, नंबर से पहले सिंबल उससे पहले वॉवल हो तो कैसा रहेगा, तो हम इजीली पता कर सकते हैं। तो नंबर से स्टार्ट करते हैं। देखिए नंबर यहाँ पर नंबर से पहले वॉवल है, नहीं है, हटा दो। नंबर से पहले वॉवल है, वॉवल से पहले क्या है, वॉवल, सॉरी, नंबर से पहले सिंबल है, सिंबल से पहले क्या है, वॉवल। नंबर से पहले सिंबल है, सिंबल से पहले क्या है, वॉवल, यानी कि एक पेयर आपका ये मिल गया। आगे देखते हैं, नंबर के पहले सिंबल नहीं है, नंबर के पहले सिंबल है उसके बाद वॉवल नहीं है, नंबर के पहले सिंबल है लेकिन बाद में वॉवल नहीं है क्योंकि कॉन्सोनेंट है, ये भी गलत हो गया। नंबर से पहले सिंबल है, सॉरी, नंबर से पहले सिंबल नहीं है तो ये भी गलत हो गया। नंबर से पहले सिंबल नहीं है, यानी कि केवल आपका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली एक पेयर ऐसा है, केवल एक पेयर ऐसा है जहां पर नंबर से पहले सिंबल है और सिंबल से पहले क्या है, वॉवल, यानी कि आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। हार्डली 10 सेकंड क्वेश्चन है, अगर आप इजीली इसको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें तो ये आपका आंसर है। अब इसमें क्या बोला है, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन इन द अबव अरेंजमेंट एंड सो फॉर्म अ ग्रुप, व्हिच वन दैट डज नॉट बिलोंग्स टू द ग्रुप। ये जो 5 ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से 4 ऑप्शन ऐसे हैं जो किसी ना किसी तरीके से इस सीरीज से बनाए गए हैं और वो एक ही तरीके से बनाए गए हैं, तो वो एक ग्रुप को फॉर्म कर रहे हैं, तो आपको सिंपली ऑड वन आउट निकालना है। चलिए देखते हैं, K41, अब K कहां दिया हुआ है, देखिए K को एक छोड़कर राइट साइड में 4 है और 4 को 3 छोड़कर लेफ्ट साइड में 1 है। आगे देखते हैं, स्टार को एक छोड़कर राइट साइड में H है, H को 3 छोड़ के लेफ्ट साइड में F है, यानी कि ये दोनों तो ग्रुप बना दिया है इन दोनों ने। आगे देखते हैं, हैश बी 5, हैश कहां पर दिया हुआ है, देखिए हैश के राइट साइड में बिल्कुल बी है, बी को 2 छोड़ के 5 है, यानी कि ये ऑड वन आउट निकल गया। लेकिन क्योंकि चेक कर लेते हैं एक और, M8C, M कहां है, देखिए M यहां पर है, M से राइट साइड में एक छोड़ के 8 है और 8 को लेफ्ट साइड में 3 छोड़कर क्या है, कॉपीराइट, यानी कि ये भी ग्रुप में आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको, ऑड जो है वो है क्या, सी, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, which of the following pairs of element does not have second element immediately followed by first element, यानी कि जो सेकंड एलिमेंट है उसको फर्स्ट एलिमेंट ने इमीडिएटली फॉलो नहीं किया है। अब देखते हैं इसको, देखिए फर्स्ट एलिमेंट क्या है, फर्स्ट एलिमेंट 5 है, 5 को किसने फॉलो किया है, हैज ने फॉलो किया है। देखिए
एक मिनट, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सेकेंड एलिमेंट फॉलोड, सॉरी यानी कि सेकेंड इसमें क्या दिया हुआ है, हैज। देखिए यहाँ पर हैज सेकेंड एलिमेंट है, सेकेंड एलिमेंट के बाद क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। ठीक है, which of the following pure element does not have, सॉरी इसमें ऐसा कौन सा पेयर है जिसको सेकेंड एलिमेंट जो है वो फॉलो अपने फर्स्ट एलिमेंट से नहीं कर रहा है। चलिए देख लेते हैं। ये एक पेयर दिया हुआ है, एक पेयर क्या दिया हुआ है, एम्प्टी, यानी कि ये दिया हुआ है। एक पेयर क्या दिया हुआ है, ये वाला डॉलर का है, $4 यहाँ पर है, 3F कहाँ पर है, 3F यहाँ पर है, और @L यहाँ पर है। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। देखिए यहाँ पर फॉलो कर रहा है, यहाँ पर फॉलो कर रहा है, लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर ये भी फॉलो कर रहा है। अगर F3 की बात करूं तो यहाँ पर उल्टा हो गया ना। यहाँ पर जो सेकंड एलिमेंट है वो फॉलो किसके द्वारा कर रहा है, जो सेकंड एलिमेंट है वो फॉलो किसके द्वारा कर रहा है, फर्स्ट एलिमेंट, क्योंकि इन द एबव अरेंजमेंट क्या दिया हुआ था, F3 दिया हुआ था, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट ही है, सेकंड एलिमेंट ही है। क्वेश्चन में क्या होता कि जो सेकंड एलिमेंट है वो इमीडिएटली फॉलो नहीं करना चाहिए था फर्स्ट एलिमेंट के द्वारा। बिल्कुल जो सीक्वेंस दी थी उसमें तो ऐसा ही था, लेकिन जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें क्या था, 3F था, यानी कि जो सेकंड एलिमेंट है उसको फॉलो कौन कर रहा है, फर्स्ट एलिमेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। इसी तरीके से एग्जामिनेशन में जो एग्जामिनर है वो आपको क्वेश्चन घुमा के दे सकता है। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, यानी कि नंबर ऐसे पूछे हैं। आगे देखते हैं। इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल, यानी कि जस्ट बाद क्या आता है, सिंबल यानी कि प्रतीक आता है। एंड इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, उनसे जस्ट पहले क्या आना चाहिए, कॉन्सोनेंट आना चाहिए। यानी कि हम यहाँ पर सिंबल से स्टार्ट करते हैं, सिंबल के बाद नंबर, सिंबल से पहले नंबर, नंबर से पहले क्या, कॉन्सोनेंट। तो स्टार्ट करते हैं सिंबल, सिंबल से पहले नंबर नहीं है, हटा दो। सिंबल से पहले नंबर नहीं है, हटा दो। सिंबल से पहले नंबर है, नंबर से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट, यानी कि एक पेयर आपका ये बन गया। सिंबल से पहले नंबर नहीं है, हटा दो। सिंबल से पहले नंबर, नंबर से पहले कॉन्सोनेंट, यानी कि एक पेयर ये बन गया आपका। सिंबल से पहले नंबर, नंबर से पहले कॉन्सोनेंट, यानी कि एक पेयर ये बन गया आपका। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि 3 पेयर ऐसे हैं जिनमें सिंबल से पहले नंबर है और नंबर से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट। ये 3 पेयर है। चलिए अब क्या क्वेश्चन है, आपको बताना है यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह क्या आएगा, इसकी जगह क्या आएगा। अब ये देखते हैं सीक्वेंस बनाई कैसी गई है। ए हैज डी, ए से जस्ट पहले हैज है और हैज को एक छोड़कर डी है। इसके बाद लिया है डॉलर, यानी कि 1 2 3 4, ए के बाद 4 छोड़कर क्या है, डॉलर। डॉलर से जस्ट पहले के है और के को एक छोड़कर क्या है, 1, यानी कि डॉलर के बाद फिर 4 छोड़कर लिया जाएगा, यानी कि 3 आया। क्या यही है? तो जो अगला जो भी सीरीज आएगी वो 3 को 4 छोड़कर ही तो आएगी, यानी कि @ उसका फर्स्ट टर्म होगा। ऑप्शन चेक कर लेते हैं पहले। ये ऑप्शन एलिमिनेट, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट, क्योंकि यहाँ पर नन ऑफ दिस दिया हुआ है। तो हम एक बार आंसर को पूरा चेक कर लेते हैं। @ से जस्ट पहले आई और आई को एक छोड़कर लेफ्ट साइड में 2, यानी कि @I2। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। तो इसी तरीके से आप को पूरा जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पर नन ऑफ दीज नहीं दिया होता तो आप सीधे फर्स्ट एलिमेंट निकालते ही आप आंसर को टिक करके आगे बढ़ जाते। ये आपका आंसर दिया हुआ है। अब ये क्या है, डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन है। चलिए इसको बना लेते हैं एक बार। अगर डायरेक्शन सेंस की बात करूं तो आप इस डायरेक्शन प्लेट को हमेशा याद रखना। नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है, ईस्ट यहाँ पर होता है और वेस्ट कहाँ होता है, इस साइड। शिवम स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट पी एंड वॉक 2 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ। ये मान लीजिए पॉइंट पी है और यहां से शिवम चलते हैं नॉर्थ डायरेक्शन में 2 किलोमीटर। ही टर्न टुवर्ड्स हिज राइट। अगर ये नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा है यानी कि राइट इस डायरेक्शन में होगा, और ये 2 किलोमीटर और चलते हैं, यानी कि यहां से 2 किलोमीटर चले, यानी कि अब ये ईस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। यहां से इन्होंने लेफ्ट लिया और 2 किलोमीटर और चले। अगर ईस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं यानी कि नॉर्थ ऊपर की तरफ, सॉरी जो लेफ्ट होगा वो ऊपर की तरफ होगा, नॉर्थ साइड होगा, और यहां पर भी ये 2 किलोमीटर ही चलते हैं। अगेन 2 किलोमीटर चलने के बाद ये राइट लेते हैं और फिर लास्ट 2 किलोमीटर चलते हैं। अगर नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा है तो राइट इस साइड होगा, और यहां पर ये 2 किलोमीटर फिर से चलते हैं। इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। अब ये ईस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं क्योंकि ये डायरेक्शन क्या होती है, ईस्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ईस्ट डायरेक्शन में। हाउ फॉर विल ही बी फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजिशन इफ ही वॉक्ड 4 किलोमीटर टुवर्ड राइट। अगर यहां से ये राइट लेते हैं यानी कि नीचे की तरफ राइट होगा, और यहां से ये 4 किलोमीटर चलते हैं, तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कितनी दूर होंगे। अब ये इनकी ओरिजिनल पोजीशन थी और ये इनकी फाइनल पोजीशन है आफ्टर टर्निंग राइट।
एंड ट्रेवलिंग 4 किलोमीटर। अगर ये 4 किलोमीटर चलते हैं तो आप यहाँ ध्यान दीजिए 2 किलोमीटर ये थे और 2 किलोमीटर ये थे, तो ये पी की स्ट्रेट लाइन में ही आ जाएंगे। तो ये जो डिस्टेंस होगी ये भी तो 4 किलोमीटर होगी, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये 2 किलोमीटर है और ये डिस्टेंस भी 2 किलोमीटर है। तो ये कितने किलोमीटर दूर होंगे? 4 किलोमीटर दूर होंगे। तो आंसर चेक कर लेते हैं, ईस्ट एंड 4 किलोमीटर, ये आपके आंसर है। चलिए एक ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन कर लेते हैं। अमंग पी क्यू आर एस टी ईच ऑफ हैविंग डिफरेंट हाइट, Q इज शॉर्टर देन ओनली T। Q जो है वो केवल T से ही छोटा है। आगे देखते हैं, एंड P इज टॉलर देन ओनली S, और जो P है वो केवल S से बड़ा है। अगर ये केवल 5 ही लोग थे, Q अगर T से छोटा है, केवल T से छोटा है, और P अगर केवल S से बड़ा है, तो इनके बीच जो पांचवा होगा वो इनके बीच ही यहां पर आ जाएगा। कौन है वो देख लेते हैं, PQR, तो R यहां पर आ गया। आगे देखते हैं, who will be the third when they arrange in the descending order of their height। अगर घटते हुए क्रम या बढ़ते हुए क्रम कैसे भी ले लो, लेकिन थर्ड तो आर ही रहेगा ना, क्योंकि थर्ड तो मिडिल है। तो आंसर चेक कर लेते हैं, आर ही रहेगा। आप कैसे भी कर लो, आंसर क्या आएगा? आर ही आएगा। चलिए घटते हुए कर लो चाहे बढ़ते हुए क्रम में लगा लो, लेकिन क्योंकि आर सेंटर में है, आर मिड में है, तो आर ही रहेगा थर्ड। यहां से देखिए, अगर घटते हुए क्रम में लगाएंगे तो भी आर थर्ड रहेगा, अगर बढ़ते हुए क्रम में लगाएंगे तो भी आर ही मिड में रहेगा। चलिए अभी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन कर लेते हैं। अब कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन दो तरीके से आते हैं, या तो आपसे 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा या 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जैसा कि मैंने आपको ट्रिक बताई है उसके अकॉर्डिंग कीजिए। अगर 1 या 2 नंबर का पूछा जाता है तो आप सीधे देखिए हैबिट, आपसे पूछा क्या है? हैबिट का कोड पूछा है। तो आप सिंपल देखिए कि हैबिट वर्ड कहां कहां आ रहा है। देखिए हैबिट केवल जो सेकंड लाइन है उसमें आ रहा है, उससे पहले अगर यह क्या कुछ कॉमन आ रहा है, ऊपर नीचे देख लीजिए, हैबिट कॉमन कहीं नहीं है। चलिए ठीक है, तो बाकी जो वर्ड है वो कहीं कॉमन है क्या? देखिए हार्मफुल जो है वो फर्स्ट लाइन में कॉमन है, इट मींस हार्मफुल का जो कोड होगा वो भी तो कॉमन होगा। तो इन दोनों में कोड देख लेते हैं, यानी कि ये देखिए एनएटी जो है वो कॉमन है दोनों में, यानी कि एनएटी कट गया। एनएटी किसका कोड हो गया? हार्मफुल का। अवॉइड को देखते हैं, अवॉइड क्या कहीं और कॉमन आ रहा है? तो अवॉइड को अगर हम देखें तो वो सेकंड और थर्ड लाइन दोनों में कॉमन है, यानी कि अवॉइड का जो कोड होगा वो भी सेकंड और थर्ड लाइन में कॉमन होगा। चेक कर लेते हैं, ये देखिए डीओआर जो है ये सेकंड लाइन में है और डीओआर थर्ड लाइन में है, यानी कि अवॉइड का कोड क्या हो गया? डीओआर। तो जो बचा वो किसका कोड हो जाएगा? यानी कि वीओजी कोड हो गया किसका? हैबिट का। अगर आपसे सिंपली 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप सिंपली डायरेक्टली निकाला कीजिए। आप पूरा लिखेंगे तो वो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसीजर है, लेकिन हाँ विद एक्यूरेसी के साथ उसको कर पाएंगे। देखिए वो प्रोसीजर क्या है मैं वो भी बता देता हूं आपको। सबसे पहले क्या कीजिए, आप जो कोड दिए हुए हैं, पहले आप कोड अगर दिए हुए हैं तो कोड लिख लीजिए, अगर आपको सीधे वर्ड दिए हुए हैं तो आप वर्ड लिख लीजिए। जैसे कोड है तो कोड लिख लेते हैं हम पहले। आप फर्स्ट लाइन हमने लिख ली, अगर सेकंड लाइन में कुछ कॉमन आता है तो उसके नीचे हाइफन लगाइए और आगे एज इट इज लिख लीजिए। देखिए एनईटी कॉमन है, बाकी आप एज इट इज लिख दीजिए। अब थर्ड लाइन में देखते हैं, थर्ड लाइन में क्या है? DOR BIS YEL। देखिए DOR कॉमन है, VIS भी कॉमन है, लेकिन YEL कॉमन नहीं है, तो लिख देते हैं। अब जो वर्ड है उनको भी लिख लेते हैं। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको जो समझ में आए उस तरीके से लिख दीजिए, बस आपको समझ में आना चाहिए। आपको पूरा हार्मफुल और स्मोकिंग लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको जैसे समझ में आए आप बस वैसे लिख दीजिए। अवॉइड हार्मफुल हैबिट, हार्मफुल कॉमन है, अवॉइड लिख दो, और यहां पर क्या है? हैबिट। थर्ड लाइन क्या है? प्लीज अवॉइड स्मोकिंग। अवॉइड है और स्मोकिंग कॉमन है, तो प्लीज लास्ट लाइन में आ गया। अब यहां पर देखिए प्री का जो कोड है वो नीचे कहीं भी, सॉरी पी का जो प्री जो कोड है, पीआरई जो कोड है वो कहीं भी नीचे कॉमन नहीं है। और अगर मैं इसको देखूं, इसके नीचे भी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो प्री किसका कोड हो जाएगा? इसका कोड हो जाएगा। अगर मैं एनएटी की बात करूं तो एनएटी सेकंड लाइन में कॉमन है, और अगर मैं हार्मफुल की बात करूं तो वो भी सेकंड लाइन में कॉमन है, यानी कि हार्मफुल का कोड क्या हो जाएगा? एनएटी। और जो बचा वो किसका कोड हो जाएगा? यानी कि स्मोकिंग का कोड क्या हो जाएगा? VIS। अगर मैं अवॉइड की बात करूं तो वो सेकंड और थर्ड लाइन में कॉमन है। DOR कोड की बात करूं तो वो भी सेकंड और थर्ड लाइन में कॉमन है, यानी कि DOR किसका कोड हो गया? DOR कोड हो गया अवॉइड का। हैबिट की बात करूं तो जो बचा वो
कोड किसका हो जाएगा, हैबिट का। बीओजी कोड किसका हो गया, हैबिट का। अब वाईएल केवल अकेला कोड बचा है थर्ड लाइन में, तो प्लीज जो अकेला वर्ड बचा है उसका कोड क्या हो जाएगा, वाईएल। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं, हैबिट का कोड क्या है, बीओजी। अब बात करते हैं सिलोजिज्म, जो कि एक बहुत ही इजी टॉपिक है और एक बहुत ही मतलब परेशान करने वाला टॉपिक है, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आप सिंपली जो आपको स्टेटमेंट दिया है आप उसी को सच मानिए और उसके अकॉर्डिंग आप कंक्लूजन देखिए कि क्या वो फॉलो कर रहा है या वो फॉलो नहीं कर रहा है। देखिए, ऑल रैट्स आर कैट, यानी कि जो भी रैट हैं, जो भी रैट हैं वो क्या है, वो सारे के सारे कैट है। नो काउ इज कैट, कोई भी काउ कैट नहीं है। ऑल डॉग्स आर काउ, ऑल डॉग्स आर काउ, यानी कि ये क्या है, काउ। सारे के सारे डॉग कौन है, सारे के सारे डॉग काउ है। अब पूछा क्या, आप सिंपली वो देखिए, अगर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग फॉलो कर रहा है तो आपका सही है, अगर फॉलो नहीं कर रहा तो वो आपका गलत है। देखिए, नो डॉग इज रैट, कोई भी डॉग रैट नहीं है, बिल्कुल सही बात है। नो डॉग इज कैट, कोई भी डॉग कैट नहीं है, ये भी बिल्कुल सही बात है। नो काउ इज रैट, कोई भी काउ रैट नहीं है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि डॉग जो है वो काउ है, तो जो काउ अगर रैट और कैट नहीं है तो कैसे डॉग हो सकता है रैट और कैट। तो ये तीनों कंक्लूजन फॉलो कर गए, यानी कि ऑल कंक्लूजन फॉलो करेंगे। आगे देखते हैं। अब यहां पर एक चीज और देखिए, चलिए मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि आप बिना वेन डायग्राम के कैसे बना सकते हैं। अगर ऑल दिया हुआ है तो उसका कंक्लूजन ऑल या सम होगा। नो दिया हुआ है, नो दिया हुआ है तो उसका कंक्लूजन नो या नो होगा या सम नॉट होगा। तो उसके अकॉर्डिंग भी आप इसे बना सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिलॉग्स की अलग से वीडियो बनाऊंगा, मैं उसमें आपको ये कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। अगला क्या है, सम टेबल्स आर चेयर, कुछ जो टेबल है वो क्या है, चेयर है। ऑल चेयर्स आर बेंचेस, और जितनी भी चेयर है वो सारी की सारी क्या है, वो सारी की सारी बेंचेस हैं। ऑल बेंचेस आर डेस्क, और जितनी भी बेंचेस हैं वो सारी की सारी क्या है, वो सारी की सारी डेस्क है। कंक्लूजन क्या है, सम डेस्क आर टेबल, कुछ जो डेस्क हैं वो टेबल हैं, बिल्कुल सही बात है। ये देखिए यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है वो तो मैं चेंज करके दिखाता हूं, जो ये वाला पार्ट है वो क्या होगा, वो तो डेफिनेटली डेस्क होगा, तो ये वाला कंक्लूजन फॉलो कर गया। सम बेंचेस आर टेबल, कुछ बेंचेस हैं वो टेबल है। देखिए मैं आपको बताता हूं इसको भी, देखिए जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट तो बेंच है ना, तो ये वाला भी कंक्लूजन फॉलो कर गया। सम डेस्क आर चेयर, कुछ जो डेस्क है वो चेयर है। अब ये कंप्लीट डेस्क है, यहां पर ये देखिए, ये जो कंप्लीट डेस्क है उसमें जो ये वाला पार्ट है ये क्या है, ये चेयर है, यानी कि कुछ जो डेस्क है वही तो केवल चेयर है, तो ये वाला कंक्लूजन भी फॉलो कर गया, यानी कि यहां पर भी क्या हो जाएगा, ऑल कंक्लूजन विल फॉलो। आंसर चेक कर लेते हैं, ऑल एंड ऑल। चलिए अब एक पजल बना लेते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट है बेसिकली ये। देखिए क्या बोल रहा है, पहले ये देख लेते हैं। A, B, C, D, E, F and G are sitting on a ball and all are facing ईस्ट। अब देखिए ये ईस्ट डायरेक्शन में अगर फेस करें तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। अब या तो आप इस तरीके से बनाइए, इनको ईस्ट डायरेक्शन में फेस कराइए, या आप सिंपली आप जैसे बना सकते हैं वैसे बनाइए, आप ऐसे ही बनाइए और ईस्ट डायरेक्शन आप इसे मानिए। अगर ईस्ट ये मान रहे हो तो नीचे क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। ऊपर क्या हो जाएगी, नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ इस साइड मान लो, और ये क्या हो जाएगी, साउथ। अब क्योंकि 7 लोग हैं तो 7 लोग बना लेते हैं, ठीक है। अब आप किस तरीके से ये बोल रहा है क्वेश्चन, ईस्ट और वेस्ट मान के ही आप बनाइए। सी इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ डी, जो सी है वो डी के इमीडिएट राइट में है। V इज एट द एक्सट्रीम एंड हैज E हैज इज एज हिज नेबर। अब देखिए B एक्सट्रीम एंड पे या तो वो नॉर्थ डायरेक्शन में होगा या वो साउथ डायरेक्शन में होगा, और इसका जो इमीडिएट नेबर है केवल एक ही होगा, तो E यहां पर आ जाएगा। आगे देखते हैं, G इज सिटिंग बिटवीन E एंड F, E और F के बीच में कौन बैठा है, G बैठा है। D सिट्स
डी इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम साउथ एंड, साउथ एंड ये है, साउथ एंड से थर्ड कौन बैठा है, डी बैठा है, यानी कि डी तो दोनों जगह एक ही साइड बैठा होगा, साउथ साइड से ही थर्ड बैठा होगा डी। अब देखिए यहां पर कैसे गलत कौन सी कंडीशन हो रही है, आप देखिए ई और एफ के बीच में कौन होना चाहिए, जी होना चाहिए, लेकिन यहां पर तो डी के राइट में कौन होना चाहिए, सी होना चाहिए। अब देखिए दोनों कंडीशन को मर्ज करके कैसे ये क्वेश्चन बन सकता है, आप इस कंडीशन को फॉलो करोगे तो भी ये क्वेश्चन बन जाएगा, इस कंडीशन से भी आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। डी के राइट में सी होना चाहिए, यानी कि सी यहां होना चाहिए, लेकिन सी तो यहां नहीं है, यानी कि नीचे वाली कंडीशन तो गलत हो गई। दूसरी तरीके से गलत कैसे हो सकती है ये भी बता देता हूं मैं आपको, ई और एफ के बीच में जी होना चाहिए था, ई और एफ के बीच में जी होना चाहिए था, यानी कि जी यहां पर आता तभी एफ यहां आता, या फिर जी यहां आएगा तो एफ यहां पर आएगा। ये एक कंडीशन बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। अगर ये कंडीशन बनती तो भी तो डी के राइट में तो सी होना चाहिए था, तो भी ये कंक्लूजन आपका, ये कंडीशन आपकी गलत हो जाती। अब ऊपर वाली कंडीशन देखते हैं, अब डी ई और एफ के बीच में जी होना चाहिए था, अगर एफ लास्ट में बैठा है तो जी बीच में नहीं आ पाएगा, तो एक ही कंडीशन बची है, जी यहां पर आएगा और एफ यहां पर आएगा, और जो बचा वो आपका यहां पर आएगा। क्वेश्चन सॉल्व, कौन बचा देख लीजिए, ए बचा, ए आपका यहां पर आ गया, क्वेश्चन सॉल्व। अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ ई, ई के राइट में कौन बैठा है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन अटपटा है, सॉरी ये इमीडिएट राइट है, वही मैं कहूँ ई के राइट में तो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, ई के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, ई के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, जी बैठा है, और साउथ एंड पे कौन बैठा है, साउथ एंड पर ए बैठा है। चेक कर लेते हैं जी और ए, आप इस तरीके से भी बना सकते हैं एंड आप उस तरीके से जैसे मैंने बताया है, आंसर आपके सेम होंगे। देख लीजिए वी जी, देखिए वी ई जी एफ डी सी ए, एफ डी सी ए, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। सो गाइस दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। एंड गाइस अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। एंड गाइस जॉइन दिस टेलीग्राम चैनल, आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मेरे हर लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।